नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूं। न्यायधानी बिलासपुर में आज लोकतंत्र का उत्सव पूरे उत्साह और जोश के साथ देखने को मिला। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार में पार्षद उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। इस उपचुनाव में केवल बिलासपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हॉर्नबिल टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मतदाताओं, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुनावी माहौल का जायजा लिया। वार्ड क्रमांक 29 को लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से इस क्षेत्र में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती रही है। खासतौर पर स्वर्गीय शेख गफ्फार का प्रभाव इस क्षेत्र की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने इस उपचुनाव में स्वर्गीय शेख असलम के पुत्र शेख आजम को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि वार्ड की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ पहले की तरह मजबूत है और इस बार भी भारी मतों से जीत दर्ज होगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जनता विकास और पुराने रिश्तों के आधार पर पार्टी को समर्थन दे रही है। देखिए, वार्ड क्रमांक 29 जो संजय गांधी नगर वार्ड है, आज ये हमारी पार्टी का कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का गढ़ होने के इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, पर प्रमुख 2 कारण ये रहे हैं कि यहाँ आदरणीय स्वर्गीय शेख गफ्फार जी हमारे लीडर थे, जिन्होंने 40-50 वर्षों तक इस वार्ड को सींचा है और यहाँ लोगों की सेवा की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का काम ही जनसेवा है। कांग्रेस का समर्पण और समर्थन जो उनके कार्यकर्ताओं का होता है, उसका बेस ही जनसेवा है। उस जनसेवा के माध्यम से इस वार्ड में जो हम सब ने, हमारी पार्टी ने कमाया है, और इस चुनाव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सभी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी एक मेंबर ने बहुत कड़ी मेहनत की है। हर कार्यकर्ता ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है, मैं आश्वस्त हूं कि हम लोग प्रचंड मतों से कम 1000 से भी ज्यादा मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। बिलासपुर का ये तारबहार वार्ड स्वर्गीय गफ्फार भाई के नाम से जाना जाता है और गफ्फार भाई ने एक तारबहार ही नहीं, बिलासपुर शहर और जिले में जो विकास के काम किए, जो कांग्रेस के लिए समर्पित व्यक्ति थे। तो यहाँ से हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग उन तमाम चीज़ों को याद रखें जो गफ्फार भाई ने यहाँ सेवा की। उनके छोटे भाई असलम और उनके बाद अब उनके बेटे प्रत्याशी हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, चाहे आक्रोश जनता पार्टी के रूप में हो, बेरोजगार के रूप में हो, महंगाई के रूप में हो, डीजल पेट्रोल वृद्धि के रूप में हो, आज जनता अपना वोट डाल के उसका फैसला भी सुनाएगी। तारबहार की जनता बताएगी कि पूरे प्रदेश में क्या माहौल है। तारबहार में उपचुनाव पार्षद का होने जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गया है। अभी 40% वोट हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस भारी मतों से जीतने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। भाजपा ने मधुसूदन राव को प्रत्याशी बनाया है और ट्रिपल इंजन सरकार के विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से मतदाताओं का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार मुकाबला पूरी तरह आर पार का है और भाजपा इतिहास बदलने के लिए तैयार है। देखिए, जनता को रुझान बहुत अच्छा है। हमारे अमर भैया भी होके गए हैं और जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार बदलाव करना है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जिस तरीके से विकास की गति को अंजाम दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे बिलासपुर में, तो जनता इससे निश्चित रूप से ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही मतलब विकास कर सकते हैं और विकास को गति दे सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने कोई भी मतलब विकास कार्य नहीं किया है, विकास की गति थम सी गई थी, तो इससे निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि जनता ने मन बना लिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी परिणाम जाएगा। ये बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, उपचुनाव है तारबहार क्षेत्र का, और जिस प्रकार से जो माहौल दिख रहा है सुबह से, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, हर आदमी चाहता है कि सत्ता पक्ष को यदि मैं वोट दूंगा तो विकास की ज़्यादा संभावनाएं रहती है।
इन सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। कई मतदाताओं ने कहा कि शेख गफ्फार और उनके परिवार का क्षेत्र में वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है, इसलिए कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कुछ मतदाताओं का मानना है कि अब क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है और भाजपा को मौका मिलना चाहिए। ये वार्ड हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा, कांग्रेस का भी गढ़ नहीं रहा। ये गफ्फार भाई के नाम से वो कभी जाति और धर्म की राजनीति करे नहीं है, सीधा वो विकास की है। वो हिंदू उनके यहाँ पास आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का, वो उनके द्वार सदा मतलब हर गरीबों दुखियारों लोग के लिए खुले ही रहता था। इसलिए उन गफ्फार भाई को देखते हुए आज ये मतदाता यहाँ के चाहते हैं कि कांग्रेस के ही उनके भतीजे को विजयी बना के विकास में और एक कदम आगे बढ़ाए। जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का रेलवे मंडल का मंत्री हूँ और मेरा मानना है जिस प्रकार से हमने मेहनत किया, ग्राउंड फील्ड में मेहनत किया, हम जनता के बीच गए, जनता का रुझान यही आया है इस वार्ड में विकास की कमी है और नाला और पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। हम उनको अगर जीतते हैं तो हम जनता को विकास और नाली जो भी समस्या है उनको अवगत करें। अब पूरे शहर की निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वार्ड क्रमांक 29 में कांग्रेस अपना वर्षों पुराना वर्चस्व कायम रख पाएगी या फिर कांग्रेस के गढ़ में पहली बार कमल खिलकर नया राजनीतिक इतिहास रचेगा। इसका फैसला अब जनता के मतपेटी में बंद हो चुका है। कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 में हुए पार्षद उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। करीब 70% मतदान के बाद अब सियासी गलियारों में जीत हार को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब सभी की नजर 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी है। न्यायधानी बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों में दिन भर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। निर्वाचन विभाग के अनुसार वार्ड में कुल 5,255 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से 3,665 लोगों ने मतदान किया। इस तरह लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान के दौरान चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म रहा। मतदान केंद्रों के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक सक्रियता और चुनावी चर्चा देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के चलते पूरा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी ज्योति पटेल ने बताया कि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी हुई। सभी मतदान पेटियों को सुरक्षित रखा गया है और 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज के उपचुनाव में हमारे यहाँ 5,255 वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया है और मतदान अच्छा हुआ है और 69.74% मतदान हुआ है। तो और चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है और 3 कैंडिडेट थे उसमें, तो शांति व्यवस्था अच्छी बनी रही और अब चुनाव क्लोज हो चुका है और हम लोग पार्टी के वापस आने का वेट कर रहे हैं। उधर मतदान समाप्त होते ही दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी मधुसूदन राव ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारी गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और इस बार कमल जरूर खिलेगा। उन्होंने मुकाबले को कांटे का बताया, लेकिन जीत भाजपा की होने का भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शेख मोहम्मद आजम ने भी बड़े अंतर से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि वार्ड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और वे लगभग 1,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बिलासपुर में वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर में उपचुनाव हुआ था। सर्वप्रथम मैं हमारे संजय गांधी नगर के वार्ड के जितनी भी जनता है मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो इतनी गर्मी में इतना गर्म होने के बाद भी अपार जनता हमको मत देने आई थी। बहुत अच्छा चुनाव हुआ। भाईचारा के एक सद्भावना का प्रस्तुत किया गया। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं और चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाने का पूरा 100% संभावना है। जी, आज करीब 70% वोटिंग हुआ है तारबहार में। 70% SIR के बाद होना बहुत बड़ी बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं प्रचंड मतों से विजयी होकर कांग्रेस पार्टी इस वार्ड से जीतेगी।
अब वार्ड 29 का यह उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक और कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाए रखने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इस सीट पर जीत का परचम लहराने का भरोसा जता रही है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है। अब 4 जून को मतगणना के दिन ही साफ होगा कि वार्ड 29 में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है या भाजपा के कमल को खिलाया है। कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारती हिंदू कौशिक की रिपोर्ट। दुर्ग जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ रुपेश पांडे को 21 सेकंड का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद सोमवार को निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। निलंबन के बाद रुपेश पांडे ने पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताते हुए कई गंभीर खुलासे किए हैं। पांडे का दावा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ चल रही रिकवरी कार्यवाही के कारण उन पर दबाव बनाया जा रहा था और इसी के तहत उन्हें उकसाने की कोशिश की गई। अब 21 सेकंड के वायरल वीडियो के बाद सामने आए 55 सेकंड के नए वीडियो और दस्तावेजों ने विवाद को और गहरा दिया है। पूर्व सीईओ रुपेश पांडे ने दस्तावेजों और पत्राचार के आधार पर दावा किया है कि ग्राम पंचायत खाड़ा की पूर्व सरपंच के पति तथा भाजपा मंडल महामंत्री पुराण देशमुख के खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा 92 के तहत रिकवरी की कार्यवाही प्रस्तावित थी। पांडे का आरोप है कि इस कार्यवाही को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा दिए गए पत्रों में पुराण देशमुख पर 40,105 रुपए से अधिक की राशि की वसूली लंबित होने का उल्लेख है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की लगभग 2 एकड़ कृषि भूमि, जिसे वार्षिक 25,000 रुपए की नीलामी बोली पर लिया गया था, उसका 3 वर्षों का लगभग 75,000 रुपए भी जमा नहीं किया गया। पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच किरण देशमुख के कार्यकाल में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए बैंक से लगभग 2 लाख रुपए की राशि आहरित की गई थी, लेकिन भवन आज तक अधूरा है। इस मामले में भी रिकवरी की कार्यवाही प्रस्तावित थी। इधर 21 सेकंड के वायरल वीडियो के बाद रुपेश पांडे ने 55 सेकंड का एक और वीडियो जारी किया है। पांडे का दावा है कि इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पहले पुराण देशमुख द्वारा बहस और कथित अभद्र व्यवहार की शुरुआत की गई। वीडियो में रुपेश पांडे कई बार उन्हें संयमित भाषा में बात करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद विवाद बढ़ने पर उन्होंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अब नए वीडियो और दस्तावेज सामने आने के बाद यह मामला केवल वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे के कारणों और आरोप प्रत्यारोपों को लेकर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं। अरे हम तो कार्यकर्ता है और हम एक आम आदमी है, हमारा लड़ाई है। अरे हमको डरवाओगे जी, आप हमको डरवाओगे, जेल ले जाओगे क्या? डराना नहीं मेरे को। महामंत्री हो, मैं तो ऐसा कर दूंगा भाई। क्या अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोले मालूम है? ये क्या बोल रहे हैं मालूम? मेरा बहुत पहुंच है। तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। अरे ऐसा बोलो तुम, जनप्रतिनिधि को गलत जवाब देते हो तुम। हम तू आप बोले तू तेरा क्या कर रहे? मेरे को जेल ले जाओ, क्या लगाएगा मेरा? मेरा क्या लगाएगा? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा और सही नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि मेरा तो हम इनका किया है करके, अरे इनका जांच करवाओ। 30 तारीख को समाधान शिविर थनौद में आयोजित था और उस दौरान ग्राम पंचायत खाड़ा के पूर्व सरपंच श्री किरण देशमुख के पति पुराण देशमुख उपस्थित हुए और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया कि सामुदायिक भवन का पेमेंट आपने क्यों किया। सामुदायिक भवन के पेमेंट के संबंध में यह स्पष्ट है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा इसे समय सीमा की बैठक में रखा गया था और समस्त जांच के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा जो स्टे वैकेट किया गया उसके पश्चात उस राशि का भुगतान कर दिया गया। इससे व्यतीत होके उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया और मुझे कहा कि मेरे विरुद्ध, मेरी पत्नी के विरुद्ध भी लगभग 3,25,000 का वसूली का मामला है, उसको भी ख़त्म करें। पत्नी के विरुद्ध पूर्व में 2015 से 20 में एक साहू सामुदायिक भवन के रूप में 2 लाख रुपए आहरण कर लिया गया है। 75,000 रुपये स्वयं पुराण देशमुख शिक्षा विभाग के जो खेती की ज़मीन होती है, जिसे 25,000 रुपये साल के रूप में लिया हुआ है, जो 75,000 रुपये 3 साल की राशि पटाया नहीं है, जिसमें उसका चेक भी बाउंस हो गया था
और एक 40,105 रुपये उसकी पत्नी के विरुद्ध कैश इन हैंड की राशि है, जो 2015 से 20 तक। ये समस्त प्रकरण जो है वो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में है, वहाँ से वसूली की कार्रवाई होनी है और 5 वर्ष 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं हुई। तो उस कार्रवाई को समाप्त करने के लिए मुझे दबाव डाला गया कि इसमें लेटर लिख के और अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रेषित करें, जो मेरे द्वारा नहीं किया गया। उससे नाराज़ होकर वह आप 55 सेकंड का वीडियो है, जो 7 सेकंड का वीडियो आपको चल रहा है, उसमें एक 55 सेकंड का वीडियो, 55 सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे कि मैं बहुत धैर्य के साथ उस बात को सुन रहा था और विधायक महोदय से मैंने निवेदन भी किया कि इसमें जांच करा लें। जांच कराने से वो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसने तू तड़ाक से स्टार्ट किया बात करना और मेरा भी जो है वो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है और यह अशिष्टता और अमर्यादित भाषा मैंने उपयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो करना है कर ले। देखिए, विधायक महोदय का अधिकार है कि वो यहाँ किसको पदस्थ करना चाहते हैं, ऐसा वो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने में यह आया है कि 16 मई को इस प्रकार का पत्र विधायक जी द्वारा लेख किया गया और उन्हीं की पार्टी के जो पुराण देशमुख महामंत्री मंडल के महामंत्री हैं, अंडा और निकुंभ मंडल के महामंत्री, उनके द्वारा इस टाइप का जो घटना को अंजाम दिया गया और जो आक्रोशित होकर ऐसा माहौल बनाया गया, तो हो सकता है उन दोनों में कोई ना कोई समन्वय होगा। देखिए, उच्च अधिकारी ने ऐसा समझा है माननीय कमिश्नर सर ने कि मुझे उन्हें निलंबित करना चाहिए, तो उन्होंने निलंबित कर दिया है और उनके निलंबन के विरुद्ध मैं माननीय चीफ सेक्रेटरी से मुख्य सचिव से निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करके और इसमें निर्णय दे। मुझे न्याय मिलेगा और मैं बिल्कुल विश्वास रखता हूँ उस पर। दुर्ग जिला अस्पताल में खून की कमी के कारण 22 वर्षीय युवती दीपिका की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिछले 48 घंटों से वे ब्लड डोनर और खून की व्यवस्था के लिए भटकते रहे, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी। दीपिका एक श्रमिक परिवार से थी और ITI करने के बाद कपड़े की दुकान में काम कर परिवार का सहारा बन रही थी। डॉक्टरों ने तत्काल खून चढ़ाने की जरूरत बताई थी, लेकिन ब्लड बैंक और अस्पताल प्रशासन से मदद नहीं मिली। हालात बिगड़ने पर दीपिका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटी की मौत के बाद मां बेसुध होकर रोती रही। मामले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिविल सर्जन आशीष मिंज ने जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच और लापरवाही मिलने पर कार्यवाही की बात कही है। जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए O पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था, तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। तो उसका तबीयत खराब था, हाथ पैर में दर्द था, तो इसलिए उसको जांच कराने के लिए जिला चिकित्सालय में लाया था और लाया तो उनके बाद फिर भर्ती किया और डॉक्टर लोग जांच किए। तो जांच किए तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगा ऐसा करके वे लोग वहाँ भेजा, ब्लड बैंक भेजा। तो ब्लड बैंक में गया उनको जांच कराने के बाद तो ब्लड बैंक वाले लोग बोले कि ब्लड डोनर दोगे तभी मिलेगा। कितने बजे बोलेगा और कोई टाइम नहीं बताया। रायपुर के खम्हारडीह थाना पुलिस ने शादी.com के माध्यम से महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी और चोरी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब निवासी अभिनव सिंह और हितिन नरूला के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से संपर्क करते थे। विश्वास जीतने के बाद वे शादी का प्रस्ताव रखते और मुलाकात तय करते थे। मुलाकात के दौरान आरोपी महिलाओं को खाने पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर देते थे। महिला के बेहोश होने पर वे घर में रखे नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। रायपुर में एक पीड़िता की शिकायत के बाद खम्हारडीह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों से कई अहम जानकारियां मिली हैं और अन्य राज्यों में भी उनके खिलाफ
इसी तरह के मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से संपर्क करते समय सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील भी की है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में कमाडी थाने के अंतर्गत रिसेंटली 15 मई को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक आरोपी ने महिला के साथ जीवनसाथी.com पे परिचय बनाकर उससे 4 महीने से कॉन्फिडेंस में लेके चैटिंग करके उससे शादी करूंगा बोल के रायपुर आया था और उसको जो है घर पे गया था, उसके घर गया था और उसकी बर्थडे थी शायद महिला की, तो घर गया था और उसमें खाने में कुछ मिला के उसको बेहोश कर दिया गया और उसका जो सोना चांदी जो पहना हुआ है और अलमीरा में जो रखा हुआ था घर का पूरा वो उठा के भाग गया था। तो ऐसे एक अपराध दर्ज करके कमाडी थाने में कायमी हुई थी। आदिवासियों ने बालोद कलेक्ट्रेट का घेराव आदिवासी समाज बाबा बालक दास के अवैध कब्जे और आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और बाबा के द्वारा गलत गतिविधियों में शामिल होने, गांजा लकड़ी तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बाबा के ऊपर एफआईआर करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग पर डटे रहे भीड़ का आक्रोश इतना था कि भीड़ ने सीधे जब तक कलेक्टर से आमने सामने बात नहीं होगी हम हटेंगे नहीं, किंतु प्रशासन ने भीड़ के आक्रोश को देखते हुए बैरिकेडिंग टाइट करने की कोशिश की, किंतु भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर प्रशासन ने तापानी का प्रहार किया और भीड़ को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, किंतु भीड़ ने कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर धरने पर बैठने में सफलता हासिल की और अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं, इनका इन्फॉर्मेशन जानकारी हम लोगों ने 15 मई 2026 को कलेक्टर और एडीएम के नाम ज्ञापन दे दिए थे। हमारा मांग था कि 2019 और 2020 में वन मंडलाधिकारी के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 का के अंतर्गत इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है और अतिक्रमण पर इनका एफआईआर हुआ है और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33A के अंतर्गत अपराध दर्ज होने के कारण इनको अरेस्ट करना था, जिनका जानकारी वन मंडलाधिकारी द्वारा कलेक्टर साहिबा को दे दिया था। अभी तो महोदय जी नहीं है, बल्कि इनको दे दिया था कलेक्टर को। कलेक्टर से सुझाव मांगा था, ये जो अपराध किया है, गैर कानूनन कार्य किया है और कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, तो इनके ऊपर एफआईआर होना था, लेकिन कलेक्टर साहब ने इनका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उच्च अधिकारी को इनका इन्फॉर्मेशन दिया। इसलिए ये जो मामला है 2019 से लेकर के 2026 तक आ गया है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज जो है सोया नहीं है, लगातार कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा है। आज हमारा सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अंतिम निर्णय था और हमारा अंतिम निर्णय ये था, आप धरना के स्थल बस स्टैंड बनाए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर धरना देने के लिए मांग की है, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं बोल पाई कि आप जो है कलेक्टर के सामने धरना नहीं दे सकते। इनका वजह ये है कि लीगल दस्तावेज, लीगल कार्रवाई इनको करना था, लेकिन ये जो है अनलीगल काम भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ये जो कार्रवाई और ये धरना के लिए हमको मना भी नहीं किया, इसलिए हम लोग खुलेआम कलेक्ट्रेट में आ गए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का करोड़ों रुपया 2019 से ये गबन कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है। वहाँ पर महिला घाट बना रहा है, महिला समुदाय बना रहा है, निर्मला घाट बना रहा है। इसका उद्देश्य है ये जो बाबा है, जैसे देश में बाबा लोग अंदर हो रहे हैं, वैसे ये बाबा भी कृत्य करेगा और ये कलेक्टर के हाथों अंदर होने वाला है, ये हमारा निश्चित है। दूसरा मैं बात बताना चाहूंगा, ये बालक दास के साथ हमारा जब झगड़ा हुआ था पारंपरिक रीति रिवाज के मामला में, तो इनका जो अंतिम हेयरिंग पिछले महीना था और जिला न्यायालय में बम ब्लास्ट का अफवाह फैलाया गया था। बम ब्लास्ट फैलाने का अफवाह इसलिए फैलाया गया था कि वहां पर जो हमारा 3 गवाही का अंतिम हेयरिंग होना था, उनको भी इन लोगों ने कुचक्र नीति अपनाकर बम ब्लास्ट न्यायालय में करके अफवाह फैलाए और आज तक बम ब्लास्ट का जो अफवाह फैलाया था उनको गिरफ्तार नहीं किए। इतने बड़े कमजोरी जिलाधीश के हाथ में, इतने बड़ा कमजोरी यहाँ के एसपी के हाथों में है। देख लीजिए कैसे संविधान पढ़ते हैं और अपने अधिकार के नहीं जान पाते। ऐसे एसपी, कलेक्टर, वन मंडल अधिकारी को रातों रात हस्तांतरित करें, ट्रांसफर करना चाहिए। वन विभाग, पंचायत विभाग, पुलिस विभाग, सारी जगह उसकी शिकायत है तथाकथित बाबा का। और बाबा ऐसा जो लोग को परेशान कर रहा है, आदिवासी समाज को हे की दृष्टि देखता है, बेजा कब्जा किया है, अधिग्रहण किया है, पेड़ों को काटा है, सबके खिलाफ शिकायत है। 1.25 लाख का और उनपे जब्ती बना है। उसके बाद भी बदस्तूर, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, ऐसे लोग को प्रश्रय देके कहीं न कहीं धार्मिकता के आड़ पे आदिवासी समाज
आंबेडकर को खत्म करने की साजिश है, उसका सर्व समाज विरोध करता है और जंगी प्रदर्शन हम तैयार है। अगर भाई सरकार नहीं माना तो 20 तारीख को हम जामड़ी पाठ में अपना यात्रा करेंगे। उस समय की स्थिति के लिए सब तैयार है। हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि जामड़ी पाठ में बालक दास द्वारा कथित जो बालक दास है उसको गुरु भी बोले जाते हैं, है नहीं? तो वो जो है हमारे जो आदिवासी के जमीन है वो 12 एकड़ जो उनको दिए हुए हैं ऐसे करके बताते हैं, वो उनको पूरा नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो जान चुका है कि आदिवासियों का संपत्ति है, संपदा है और आदिवासी जो लोग हैं वो लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, मेरा तो पूजा करते हैं। ये उसका जो पाखंड जाल पूरा फैला के ना वो बैठा हुआ है, तो उसका विरोध कर रहे हैं और वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं पूरे समाज, ऐसा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।